हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कॉलम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट कॉलम क्या होता है और इसको किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शॉर्ट कॉलम क्या होता है। तो इसके लिए दो डेफिनेशन हैं आपके पास। या तो किसी कॉलम की प्रभावी लंबाई तथा लीस्ट लेटरल डायमेंशन का अनुपात 12 से कम हो। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होता है? यानी कि आपके कॉलम का जो भी सेक्शन साइज दे रखा है उनमें से जो भी कम डायमेंशन हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 200 इंटू 300 का अगर कोई कॉलम दे रखा है तो इसमें लीस्ट लेटरल डायमेंशन जो है वो 200 mm होगा। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी कि प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या यानी कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन का अनुपात 30 से कम होना चाहिए। अब ये प्रभावी लंबाई तथा न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या का अनुपात जो है इसे हम तनुता अनुपात भी यानी कि सिलेंडरनेस रेशियो भी बोलते हैं। अब आपके लिए मैंने लिख दिया है कि लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? अंडर रूट मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन डिवाइडेड बाय सेक्शन एरिया। ठीक है, उसका आप मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए और सेक्शन एरिया से डिवाइड करके उसका रूट कर दीजिए, आपको लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन यानी कि न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या मिल जाएगी। उसका आप अनुपात करेंगे प्रभावी लंबाई के साथ। अगर वो 30 से कम आता है तो वो शॉर्ट कॉलम ही होगा। अगर 30 से लेकर के 120 तक आता है तो वो मीडियम कॉलम होता है और 120 से ज़्यादा आता है तो वो लॉन्ग कॉलम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट कॉलम की स्ट्रेंथ की, क्योंकि जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप दो चीज़ उसमें डिज़ाइन करते हैं। एक तो आप कॉलम की स्ट्रेंथ आपको पूछ लेगा कि कॉलम की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरा आपको कॉलम में रीइंफोर्समेंट कितना देना है ये पूछ लेगा। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ शॉर्ट कॉलम की हम बात करें तो ये दो मेथड होते हैं इसके, एक इलास्टिक थ्योरी मेथड होता है और एक लोड फैक्टर मेथड होता है। ठीक है, एक प्रत्यास्थ सिद्धांत होता है, हिंदी में अगर बोलें तो प्रत्यास्थ सिद्धांत, और दूसरा लोड फैक्टर यानी कि भार गुणांक विधि। ठीक है, अब दूसरी वाली जो विधि है वो आपको इस्तेमाल करनी है, यानी कि लोड फैक्टर मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है और यही एलएसएम मेथड से डिजाइन होता है। लेकिन पहली वाली जो थ्योरी है उसे भी आप समझ लीजिए, ये बेस्ड ऑन मॉड्यूलर रेशियो यानी कि एम पे ये निर्धारित होती है। यानी कि जो आपने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो पढ़ा था ये उस पे आधारित है और जनरली जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में ही इस्तेमाल की जाती है। इसके लिए जो स्ट्रेंथ निकालते हैं वो सिग्मा सी सी इंटू ए सी सी प्लस सिग्मा एस सी इंटू ए एस सी। यहाँ पे सिग्मा सी सी आपको पता है कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, और आपकी सिग्मा एस सी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ स्टील, और ए एस सी और ए सी सी क्या है? ए सी सी आपका कंक्रीट का एरिया है और ए एस सी आपका स्टील का एरिया है। और ये नीचे मैंने लिख दिया कि सिग्मा एस सी जो होता है वो एम सिग्मा सी सी के बराबर लिया जाता है इन डब्ल्यू एस एम मेथड। ठीक है, तो ये जनरली डब्ल्यू एस एम मेथड में इस्तेमाल की जाती है कॉलम में। दूसरी आप लोड फैक्टर मेथड की बात करें तो लोड फैक्टर मेथड जो है इस विधि में कंक्रीट व इस्पात के प्रतिबलों पर उपयुक्त सुरक्षा गुणांक का भाग दे करके उन्हें अपनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हैं कि अगर आपकी जो कंक्रीट की स्ट्रेसेस है वो 0.67 एफसी के होती है और उस पर अगर आप सुरक्षा गुणांक यानी कि पार्शली सेफ्टी फैक्टर 1.5 अप्लाई करते हैं तो उसकी स्ट्रेसेस जो आती है डिजाइन स्ट्रेस निकल करके वो 0.446 एफसी की आती है। और इसी प्रकार अगर आप स्टील की बात करें तो उसकी स्ट्रेस में भी अगर आप 1.15 का डिवाइड करते हैं तो 0.87 एफवाई आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लोड है वो डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड आता है, क्योंकि कॉलम जो होता है वो एक कंप्रेशन मेंबर है, तो उनके स्ट्रेसेस जो होते हैं तो जो डिजाइन स्ट्रेस आपने पढ़े हैं बेंडिंग के लिए उससे भी थोड़े कम रखे जाते हैं। ठीक है, अब आईएस कोड ने इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट बता दी है, लेकिन एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये करीब 90% रखे जाते हैं। लेकिन 90% की बात अगर उसको भी लेके चलें तो कंक्रीट के लिए तो 90% वैल्यूएबल होता है कि 0.446 है, 0.446 एफसी के है और उसका 90% करेंगे आप तो 0.4 आता है।
और 0.87 का अगर आप 90% करेंगे तो वो 0.67 नहीं आता है, वो थोड़ा ज़्यादा आता है। लेकिन फिर भी हम IS कोड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इस्पात की सामर्थ्य 0.87 FI होती है, किंतु डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में अकॉर्डिंग टू IS कोड 0.67 FI ली जाती है, ठीक है। और कंक्रीट की सामर्थ्य डायरेक्ट कंप्रेशन के केस में 0.446 FCK के स्थान पे 0.4 FCK ली जाती है, ठीक है। अब हम सीधे बात कर लेते हैं PU, यानी कि PU जो है वो लोड है, और लोड क्या होता है आपका स्ट्रेस इनटू एरिया। अब समझिए कि कॉलम में दो चीजें हैं, एक आपके पास में कंक्रीट है और एक आपके पास में स्टील है, ठीक है। तो कंक्रीट के पास में जो एरिया है उसके लिए स्ट्रेसेस उसके पास अलग होंगे, स्टील का जो एरिया है उसके पास उसके स्ट्रेसेस अलग होंगे। तो ये जो फॉर्मूला है यानी कि स्ट्रेस इनटू एरिया करके आया हुआ है कि कंक्रीट के स्ट्रेसेस मल्टीप्लाइड बाई कंक्रीट का एरिया AC यानी कि एरिया ऑफ कंक्रीट, और 0.67 FI यानी कि स्ट्रेसेस इन स्टील एंड मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ स्टील। तो ये लोड बराबर यानी कि PU जो है वो आपका टोटल लोड है, सामर्थ्य है उसकी कि उस पर कितना लोड आ रहा है या कितना लोड वो वियर कर सकता है। तो 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FI ASC यानी कि स्ट्रेसेस मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ठीक है। अब उसके बाद में एक और नोट है कि इसेंट्रिसिटी, यानी कि ये जितने भी कॉलम हैं आप अभी अक्षीय भार यानी कि एक्सियल लोड के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं कि लोड जो है उसकी अक्ष पे ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर लोड आपकी अक्ष से हट कर के लगता है तो उस पे उत्केंद्रता डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से फिर बेंडिंग आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसमें नमन आना शुरू हो जाता है, झुकना शुरू हो जाता है। तो एक लिमिट है कि जिस लिमिट तक आपका जो कॉलम है वो एक्सियल लोड के लिए ही डिजाइन होगा तो उसे हम बोलते हैं उत्केंद्रता की लिमिट, यानी कि लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी क्या है? E मिनिमम इज इक्वल टू L अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30। L यहाँ पे आपकी इफेक्टिव लेंथ है, D आपका यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आपकी ये 20 से कम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 20 mm से कम है, सॉरी यहाँ पे mm नहीं लिखा मैंने, 20 mm से अगर कम है तब आपका जो कॉलम है वो एक्सियल लोड के लिए ही डिजाइन होगा। अगर ये 20 mm से ज्यादा आती है, ठीक है, E मिनिमम 20 से कम होगा, अगर ये ज्यादा आती है तो फिर आपका जो कॉलम है वो बेंडिंग के लिए भी डिजाइन होगा साथ के साथ। और दूसरी इसकी लिमिट और है कि E मिनिमम जो है लेस देन होना चाहिए हमेशा 0.05D। अगर ये ज्यादा है तो दोनों के लिए यानी कि कॉलम एक्सियल लोड व बेंडिंग दोनों के लिए डिजाइन करना होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे इतनी बात कि अगर ये वैल्यू आपकी E मिनिमम की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करते हैं और ये ग्रेटर देन आती है 0.05D से, तो आपको बेंडिंग का भी उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये इससे कम ही रहती है तो फिर आप उसे एक्सियल कॉलम ही मान करके डिजाइन करेंगे। और आप चिंता मत करिए कि आपके सिलेबस में सिर्फ एक्सियल लोड वाले कॉलम हैं, तो अगर कोई वैल्यू अगर ऐसी आ भी जाती है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। आप इससे तुलना करेंगे E मिनिमम नॉट बी ग्रेटर देन 0.05D, ठीक है। और अगर आपकी कभी साइज नहीं दे रखा है और साइज अगर आपको एज्यूम करना है तो आप उसे इसेंट्रिसिटी 20 लेकर के आप उसका साइज निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर जो न्यूमेरिकल होगा मैं उसमें आपको आगे बताऊंगा। अगली बात है कि यदि कॉलम में लेटरल रीइंफोर्समेंट टाई के स्थान पे स्पाइरल दिया गया हो तब सामर्थ्य 5% बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है ये समझिए कि आपके कॉलम में दो तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है। एक तो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट जिसे आप मुख्य इस्पात बोलते हैं, जो कि लंबी छड़ें डाली जाती हैं। दूसरी चीज होती है कि उन छड़ों को रोकने के लिए आपको लेटरल यानी कि पार्श्व प्रबलन देना पड़ता है, जो उसके चारों ओर घूमती हुई बार होती हैं, जिन्हें आप बीम में स्टीरप्स बोलते हैं, उन्हें यहाँ पे आप टाइज बोलते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब वो टाइज जो हैं वो दो तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। एक तो आप टाइज यानी कि जैसे आप बीम में प्रोवाइड करते हैं ऐसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, या फिर दूसरी होती है हेलिकल यानी कि पूरी तरीके से उसको घुमा करके, ठीक है, उसके चारों ओर घुमा देते हैं।
हेलिकल या स्पाइरल की तरह, स्पाइरल बाइंडिंग जैसे होती है उसकी तरह पूरे छड़ों के चारों ओर घुमा करके लेके आते हैं। तो अगर आप हेलिकल करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ जो होती है वो 5% बढ़ जाती है कॉलम की, और फॉर्मूला जो होता है वो आपका 1.05 का मल्टीप्लाइड कर दिया जाता है, क्योंकि 5% उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ठीक है, तो आगे जो है वो आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और लेटरल टाइज के बारे में कुछ बात है, उसे आप देख लीजिए। क्या है कि लेटरल टाइज जो है, अगर आपने इस तरीके से प्रोवाइड किया है, यानी कि टाइज प्रोवाइड की हैं, तो वो इस तरीके से होंगी, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन की तरह। और हेलिकल प्रोवाइड किया है तो वो बार के चारों तरफ घूम करके ऐसे आएगा। ठीक है, ये हेलिकल है और ये आपका टाइज है। तो टाइज अगर देते हैं हम, तो इसके लिए भी कुछ कोड ने बताया है कि इसका डाया जो है वो 8 mm से लेकर के 16 mm तक प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जो मेन बार आपने प्रोवाइड की है उसका 1/4 जो भी अधिक होगा वो प्रोवाइड होगा। कि सपोज कीजिए अगर आपने कॉलम में 20 mm की बार इस्तेमाल की है, तो 20 mm का 1/4 करेंगे तो आप 5 mm आया, लेकिन अब 5 mm तो जो है मार्केट में मिलता नहीं है, तो आप 8 mm की टाइज देंगे। ठीक है, और अगर आपने 40 mm की बार अगर यूज की हुई है कॉलम में, तो उसका 1/4 आपका 10 mm आता है, तो आप 10 mm का टाइज इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इनकी स्पेसिंग क्या रखी जाएगी, यानी कि एक के बाद दूसरी टाइज जो होगी वो कितनी स्पेसिंग पे रखी जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं पिच। पिच कितनी रखी जाएगी इसकी, तो 3 क्राइटेरिया हैं कि या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, या फिर 16 फाई जहां पे फाई डायामीटर ऑफ मेन बार है, या फिर 300 mm। इनमें जो भी कम होगा वो आप इसकी पिच रखेंगे, टाइज की पिच रखेंगे। ठीक है, तो ये बात खत्म हो गई लेटरल टाइज के बारे में। हेलिकल यानी कि स्पाइरल वाली जो है, इसके लिए मैं आगे आपको जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है। दूसरी बात कर लेते हैं मेन रीइंफोर्समेंट, यानी कि जो मुख्य लंबे का छड़ें इसमें प्रोवाइड की जाती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है। तो इनका एरिया जो है पूरे कॉलम सेक्शन में 0.8% से लेकर के 6% तक रखा जा सकता है। ठीक है, 0.8 से 6% तक रखा जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये चीजें वाइवा में भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, दूसरी, मिनिमम छड़ जो है वो 12 mm की इस्तेमाल की जाएगी, और मैक्सिमम छड़ जो है वो 50 mm की इस्तेमाल की जाएगी। कम से कम आपको 12 mm की छड़ तो प्रोवाइड करनी ही है मेन रीइंफोर्समेंट के लिए। दूसरी चीज क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर आपका कॉलम है तो उसमें कम से कम आप 4 छड़ें देंगे। सर्कुलर सेक्शन का है तो उसमें कम से कम 6 छड़ें आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कवर आपको कॉलम में बता दिया है कि 40 mm का कवर दिया जाता है। ठीक है, जब आप डिजाइन करते हैं तो उसमें आपको अगर स्टील एज्यूम करना होता है, तो ये टॉपिक आगे आएगा, तो उसमें आप 1% से लेकर के सिर्फ 2% तक ही आप उसे एज्यूम करेंगे, क्योंकि कंक्रीट की कुटाई जो होती है वो आसानी से हो जाती है अगर आप उसमें 1% या 2% स्टील डालते हैं, और उसकी स्ट्रेंथ भी उतने में मिल जाती है। बाकी IS कोड ने जो कहा है वो 0.8 से लेकर के 6% ऑल ओवर क्रॉस सेक्शन का आप स्टील उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उसमें मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद में एक कॉलम, शॉर्ट कॉलम का डिजाइन का एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है, इसे आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए इसके। जो चीज़ ना इसमें समझ में आई हो वो कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू।